और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं मैं सबसे कहना चाहूंगा भाई इस सीरीज को मिस मत करके जाना। क्यों? थ्रू विच सेल पोलन ट्यूब इंटर एम्ब्रियो। ये एक बार जब लेक्चर आप खत्म करते हो तो क्या आपको लगता है कि तनिक भी बाहर से आएगा, और अगर स्पर्म इंटर किया तो स्पर्म यहाँ पे फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा ज़ाइगोट। पहले देखते कब आया है, 2020, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2026। छोटा परिवार सुखी परिवार। थक गया उस्ताद साहब, है ना। ये यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ और पड़ा ना, तो इस वाले रीजन को ब्लॉक कर देंगे। ये है चंद्रमुखी। कौन है? चंद्रमुखी। कितनी बार आया है? इनफिनाइट बार। एक ऐसा फ्रूट है जिसका डीएनए जो है वो लगभग 60% ह्यूमन से मैच करता है। इस सीरीज को कर लो, इस चैप्टर के मार्क्स भी तुम्हारे बच्चों ये चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में मिस नहीं करने वाला, स्किप नहीं करने वाला ये चैप्टर। यार चैप्टर कौन सा? हमारी सीरीज चल रही है, आप सबको पता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली। और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं मैं सबसे कहना चाहूंगा भाई इस सीरीज को मिस मत करके जाना, क्योंकि जब पेपर दे के आओगे और ये सीरीज देखी ना तो बड़ा रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से दिखने वाले हैं। क्योंकि ऐसा क्या है इस सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे? ऐसे क्वेश्चन जो 5-5, 6-6 बार सीबीएसई पूछ चुका है, और उसके साथ में पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में करवाई जाएगी। तो बच्चों जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। कमेंट वाला सेक्शन थोड़ा भर दिया करो यार, ताकि पूरी सीरीज लाने का मन करे। ऐसा ना हो कि आपके कमेंट कम आते रहे और सीरीज भी रास्ते में ही रुक जाए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीरीज को शुरू करते हैं। कौन से चैप्टर की सीरीज है? इससे पहले अगर आपने लाइफ प्रोसेस की और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारी सीरीज नहीं देखी तो वो सीरीज जरूर देखना, उसके बाद इस चैप्टर में आना, क्योंकि बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर हम करने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री भी करेंगे और फिजिक्स भी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी का काफी मार्क्स दे जाने वाला चैप्टर है ये। लगभग लगा लो आप 8 से 7 मार्क्स जो है ना वो इस चैप्टर के रहने वाले हैं। तो इतने मार्क्स आप गवा नहीं सकते साइंस से, ठीक है। और सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन कौन से हैं उस पर बात करेंगे, और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आप सबके लिए, मिस मत करना, तो मतलब मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चीजें पता चलेंगी ये कोई नहीं बताने वाला, ओके। तो चलिए टाइम ना लेते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। टाइम की इंपॉर्टेंस है ना, तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस मुझे खुद से भी ज्यादा है। अरे पहला क्वेश्चन प्यूबर्टी एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है, और इसके साथ में ये रॉकेट भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रॉकेट यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इस सीरीज को कर लो, इस चैप्टर के मार्क्स भी तुम्हारे बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया। सीबीएसई में 2020, 2011, 2013, 2016, 2018 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। अलग अलग लैंग्वेज में करके इसको पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है आप सभी जानते हो, ठीक है, और नहीं जानते तो हम बताएंगे। दूसरा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन पार्ट्स के आपको फंक्शन बताते हैं। टेस्टिस के स्पर्म बनाता है, सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, वास डिफरेंस कैरी करती है स्पर्म को, और यूरेथ्रा कॉमन पैसेज जो है वो आपका मेल में यूरिन और स्पर्म के लिए होता है, और फीमेल में खाली यूरिन के लिए। हाँ चलिए, अब यूरेथ्रा पढ़ेंगे हम, आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप। व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पे जो टेस्टिस हैं वो बाहर नहीं होते, स्कॉटल सैक के अंदर नहीं होते, बट जैसे वो डेवलप होने शुरू होता है, मतलब पैदा होने का मतलब जब वो मदर की बॉडी के अंदर है, तो आस्ता टेस्टिस जो है वो बॉडी से आउटसाइड एक स्कॉटल सैक के अंदर आ जाते हैं। उसके बारे में पढ़ना है, बताना है, मतलब पढ़ना क्या है। शो हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, और ये बताना है कि स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ मूव कैसे करता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सबके जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन द बॉडी अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। हमें पता है जब बच्चा 8 साल का 9 साल का है तो उसके अंदर गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, स्पर्म नहीं बन रहा, ठीक है, उसके वो अभी सेक्सुअली कैपेबल नहीं है। तो उस समय के बाद जब 12 साल का 13 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर गर्ल्स में जल्दी प्यूबर्टी जल्दी आती है, बॉयज में लेट आती है। वो जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस पीरियड को हम बोलेंगे प्यूबर्टी, ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके कैपेबल हो जाएंगे न्यू यंग वन को बोर्न करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे टेस्टिस का पूछा था, तो बताओ टेस्टिस का काम क्या होता है। एक तो स्पर्म बनाते हैं और दूसरे
मेल का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये बनाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि बियर्ड इन मैन, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को, ठीक है। वास डिफरेंस ये टेस्टिस हैं, ये इसके ऊपर एपिडेर्मिस आ गई जहाँ पे ये स्टोर होगा, और ये जो वास डिफरेंस है जो लेके जा रही है स्पर्म को, तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन इसकी कराएगी। और यूरेथ्रा ये वाला कॉमन पैसेज मेल की बात करें तो रिलीज करेगा सीमेन आउटसाइड द बॉडी। और फिर उसके बाद टेस्टिस क्यों जो है बॉडी से बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उससे बाहर क्यों होते हैं ये बताओ। टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर। इसलिए अगर ये बॉडी के अंदर रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर को मैच करेंगे, इन्हें बॉडी टेम्परेचर को मैच नहीं करना, इसलिए ये बॉडी से बाहर होंगे। और लास्ट है स्पर्म स्विम यूजिंग देयर टेल टू रीच द फीमेल जर्म सेल। आपसे पूछा था शो हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल की तरफ स्पर्म कैसे जाता है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमें पता है टेल होती है। स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है बट ओवम जो है वो मूव नहीं करता, वो फ्लोपियन ट्यूब में बैठ के वेट करता रहता है किसका, स्पर्म का। तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों जोश लाओ थोड़ा यार, ठंड काफी है आपको, है ना, मुझे पता है। बिस्तर से निकलो बाहर, क्योंकि मैं भी जोश में आ गया हूं, तुम भी जोश में आ जाओ और सीरीज को जल्दी से निपटा लेते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा है, और जो पूछा है फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट से। हमें पता है फ्लावर्स के अंदर भी जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गया है, और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्न आ गया कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या है, पहले देखते हैं कब कब आया है। 2020, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2026 आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। बोल रहे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये हमें बताना है, ठीक है। इस पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो आप सबको हो गई कि पहले पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जाना, फिर वहां पे जो एंथर होगा वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और उसके अंदर से मेल गैमेट जो है वो जाके फ्यूज कर जाएंगे फीमेल गैमेट के साथ। ड्रा अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, लेबल पोलन ट्यूब, मेल जर्म सेल एंड फीमेल गैमेट। तो एक अच्छी सी डायग्राम बना दो जिसके अंदर आपको पोलन ट्यूब, मेल जर्म सेल और फीमेल गैमेट को लेबल करना है। ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट हैपेंड टू द ओवरी एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अरे इसका तो बड़ा इजी है, तो इसको अभी बता दो। ओवरी फ्रूट बन जाती है ना, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। उसी तरीके से ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है। तो स्टेट द फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फंक्शन बताना है, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन भी रखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ये जो ग्रीन वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो है ये क्या है, ओव्यूल, ठीक है। और ये आ गया मेल वाला पार्ट, ये आ गया फिलामेंट, और ये आ गया एंथर, और सेंटर में होगा कनेक्टिव। एंथर के अंदर होगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ से भी उड़ सकते हैं और दूसरे फ्लावर से भी उड़ते 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 आके यहाँ पर लैंड करेंगे। करने के बाद यहाँ पे बनेगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो बनती है, लास्ट में हमने पढ़ा था कीमोट्रॉपिज्म लास्ट लेक्चर में, तो केमिकल स्क्रीट करते हैं, ठीक है। ओवरी ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो केमिकल स्क्रीट करते हैं और इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इसी वजह से उस तरफ ग्रोथ होती होती पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर जाएगी, और ओव्यूल के अंदर जो है वो होगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर बड़ा होगा आपका एग सेल, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ नहीं समझ आ रही तो यहाँ देखते हैं। ये पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पड़ेगा तो ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। अब इधर हम मान लेते हैं कि ये वाला पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर चुका है, और कीमोट्रॉपिज्म की वजह से इसकी मूवमेंट इस तरीके से हुई। ये बाहर की जो हमने बनाया है, ठीक है, ये होगी हमारा बाहर वाला पार्ट, ये है ओवरी, और इसके अंदर होगा ये ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये जो ग्रीन वाला है ये होगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई और साथ में एग सेल प्रेजेंट होता है। तो ये अगर एग सेल है तो यहां से पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट। एक पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं
एक पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट, एक ही फ्यूज करता है इसके साथ, दूसरा क्या करता है वो जानने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं तो बता ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ये दो मेल गैमेट जो है वो जाएंगे, पहला वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, दूसरा वाला इसके साथ करेगा, या क्या होगा उसे जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए कमेंट सेक्शन में जो आपने देना है, थ्रू विच सेल पोलन ट्यूब इंटर एम्ब्रियो सैक। मैं नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे कौन से सेल के थ्रू ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगी, आंसर आप लोग देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देवियों और सज्जनों, कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, सब बढ़िया चल रहा ना? तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यार दबा के शेयर कर दो, कुछ नहीं होने वाला, ये मत सोचो कि तुमने कर लिया दूसरे को नहीं बताएंगे। अरे थोड़े से कमेंट कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद बड़ा कुछ है कराने को। तो बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं, ना चाहिए पैसा, ना चाहिए कुछ और, बस आपका प्यार चाहिए, है ना, ये बात है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है, टॉपिक शुरू होता है ये रिप्रोडक्शन वाला, तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है उसमें, है ना। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ रखे हैं, जैसे कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, है ना। तो बडिंग शेडिंग ये सब आपने पढ़ रखी है। बोल रहे हैं आपने 2 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने हैं जो हाइड्रा में हुए होंगे। तो हाइड्रा में क्या होता है सोचिए थोड़ा सा। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है? और स्टेट टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फ्लोर है, तो फ्लोर के अलावा वाले पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर नया प्लांट उग रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हमें पढ़ना है, बताना है वहां पे स्टेट। इसकी 2 एडवांटेज बताओ। सिलेक्ट 2 प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच ग्रो बाय दिस प्रोसेस। इनमें से 2 प्लांट बता दो जो इस प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, जैस्मीन और बनाना, ठीक है। और बनाना के बारे में एक और चीज याद रखना कि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसका डीएनए जो है वो लगभग 60% ह्यूमन से मैच करता है, ठीक है। एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन के बारे में बताओ। फिजन का मतलब एक चीज का स्प्लिट होना। तो अगर बाइनरी होती तो 2 में स्प्लिट होती है ना, अमीबा था तो स्प्लिट होता तो 2 में होता, बट मल्टीपल है तो बहुत सब में होगा। एग्जांपल उसकी क्या होगी आप सबको पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में सब बताना, ओके। अब सीबीएसई ने 2012, 2016, 2023, 2022, 2017, 2019, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भाई इतनी बार पूछा है तो इस बार नहीं पूछेंगे क्या, है ना। तो भाई ये कंटेंट यूट्यूब में नहीं है, ये हम लेके आए हैं। और इसके बाद लॉजिकल मास्टर जी ना, एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए फिर जो सीरीज आएगी ना उसमें एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे ऑक्सीजन उठा लिया, है ना, जैसे ओम्स लॉ उठा लिया, और कितने तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने बनाए हैं वो सर्च करके ढूंढ के सारे पन्ने खोल देंगे और आपके लिए लेके आएंगे। शेयर ही नहीं करते आप लोग तो, है ना, सब आता है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा था हाइड्रा में। हाइड्रा में होती है बडिंग और हाइड्रा में होती है रीजनरेशन। सबसे एक्सट्रीम लेवल ऑफ रीजनरेशन होती है प्लेनिरा में, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, मैंने आपको अभी बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं, वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट जो है वो बनाता है। वेजिटेटिव पार्ट हो गए उसके रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो की बात करूं तो स्वीट पोटैटो आपने याद रखना है ये क्या होती है, ये रूट होती है। अगर मैं सिंपल पोटैटो की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होता है, पोटैटो स्टेम होती है। तो स्टेम वाली एग्जांपल में आपने इसको दे देना है। और इसके अलावा ब्रायोफाइलम की एग्जांपल पूछते रहते हैं पेपर में, तो ये आ गई लीफ वाली एग्जांपल, और बाकी भी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो एडवांटेजेस इसके यही हैं, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह जो है प्लांट वो बनेगा, वेरिएशन नहीं आएगी। फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बड़ी तेज जो मेथड है वो रिप्रोडक्शन का है। और जो पूछे हुए थे उनमें से बनाना और दूसरा क्या था, जैस्मिन, हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा तेज पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें 13 करने हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, इससे क्वेश्चन है। व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। पहला है पेटल को क्या होगा, पेटल आपको पता है ना, कलरफुल पत्ते, सैपल ग्रीन वाले पत्ते। तो पेटल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे। जाइगोट
हमें पता है भाई जेफ जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा फीटस, फीटस बनेंगे चिंटू भैया, है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे बनता है, पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस और फिर हम लोग आते हैं। ठीक है। ओवरी, ओवरी मैंने आपको बताया ओवरी बन जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट, और ओव्यूल बन जाता है सीड। वेरी गुड। नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट डेवलप्ड इनटू सीड एंड फ्रूट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि ये दो क्वेश्चन थे, एक पार्ट में मुझे ये क्वेश्चन दिखा, एक पार्ट में मुझे ये क्वेश्चन दिखा, और जब दोनों को खोजा तो पता ये चला दोनों को मिला के 2023, 2012, 2015, 2017, 2022 और 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन सेम डाल दिया, सीबीएसई का नजरिया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है जिसमें टेस्टिस, एवोल्यूशन और कंट्रासेप्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। व्हाट आर टेस्टिस? टेस्टिस क्या होते हैं? हमें पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल होते हैं और यही स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। वेयर आर दे लोकेटेड? तो ह्यूमन के अंदर स्कॉटम सैक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए। वही क्वेश्चन था अलग से। ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स वन ओवरी रिलीज एन एग एवरी मंथ। तो जो दो ओवरीज होती हैं फीमेल में, उनमें से एक अगर इस मंथ रिलीज कर दिया है तो दूसरी दूसरे मंथ करेगी। अल्टरनेट साइकिल ये चलता है। ठीक है। ये पहले इन्होंने बताया हमें। फिर पूछा व्हाट हैपन इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। तो अगर एग आया इस वाली ओवरी से और स्पर्म के साथ मीट कर गया तो बोल रहे हैं उसके बाद क्या होगा, वो बताइए। फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर क्या होगा। व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज? अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमें पता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो आगे इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, है ना। और अगर नहीं होगी तो वो एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो जाती है और गर्ल्स के अंदर जो पीरियड्स है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं हम, है ना, मेंसेस आ जाएगी। नेम द, अच्छा ये बताओ फर्स्ट मेंसेस और लास्ट मेंसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं नोटबुक में लिख लो, आसपास पेन है लिख लो, लास्ट में कमेंट पे सीक्वेंस वाइज उसके आंसर दे दे। नेम द सर्जिकल मेथड यूज्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड कौन से यूज किए जाते हैं? सर्जरी करवा के प्रेगनेंसी को रोकना। तो ट्यूबकोटॉमी और वास्कोटॉमी। ठीक है, पता हमें। 2023, 2011, 2018, 2013, 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन आया। इतने पीवाईक्यू इस स्पीड से 13 क्वेश्चन करने हैं। और देखो 13 नहीं है ये, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन किए हैं ये। पीछे भी जितने किए हैं ऐसे किए हैं। तो लगा लो कि इस तरीके का कंटेंट लेके आए हैं ना कि भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कब पीवाईक्यू आपने 80 80 100 निपटा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही था जो अभी मैंने आपको बताया। इसमें अगर आप देखोगे तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है। ओवरी बनाएगी एग। अगर इस मंथ इसने एग बनाया, ये जो इसके बीच बना हुआ है, ये रिलीज होगा, रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ आके वेट करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ से स्पर्म एंटर किया, आधे स्पर्म, क्योंकि जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो सीमन जाएगा उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म सेल होंगे, आधे इधर भागेंगे, आगे इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, आधे इधर भागेंगे, जो इधर भागेंगे पहला इसके साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और फर्टिलाइज होने के 1-2 दिन बाद ये इधर नीचे आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे इस वाली लाइनिंग के ऊपर जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? इस लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम। अगर इम्प्लांटेशन होगी तो फिर तो ये लाइनिंग थिक रहेगी हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, हार्मोन्स उसे कंट्रोल करते हैं। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर अब हर मंथ थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो नॉर्मल केसेस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यहाँ से उतर के फीमेल के वजाइना के थ्रू बाहर आती है अलॉन्ग विद ब्लड, और ये जो लॉस्ट ओवम था इसके साथ बाहर आएगी। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टॉपिक है सेल डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। पहले देख लेते हैं ये आया कब है। 2013 और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। Why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment of a complex multicellular organism? बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता हूँ, जैसे फ्रेगमेंटेशन में ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं जितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा या फिर रीजनरेशन में, तो उतने पार्ट्स में वो नए ऑर्गेनिज्म, उसके बच्चे आगे जो है वो बन जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है ना। बोल रहे हैं कि अगर मेरी स्किन का इतना टुकड़ा लेंगे या मेरी बाजू ले ले तो उससे मैं क्यों नहीं बन रहा। अगर होता तो इंटरेस्टिंग होता यार। ठीक है, तो मतलब मेरा भी काम डिवाइड हो जाता ना, कुछ वीडियो में बनाता, कुछ वो बनाता। Why is sexual maturation of
रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। बोल रहे हैं ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होना क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब प्यूबर्टी वाली एज का आना क्यों जरूरी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा है। व्हाई डू ओनली स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बताओ कि स्पेशलाइज्ड सेल ही क्यों डिवाइड करते हैं, हर सेल डिवाइड क्यों नहीं करता। तो अभी इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, चलिए आंसर देखते हैं इन सबके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इसको देखिए, बोल रहे हैं इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, सो अ फ्रेगमेंट कैन नॉट डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बोल रहे हैं हमारी अगर हम बात करें तो हमारे में क्या होता है ना कि हमारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, और अगर हम बोलें कि किसी ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज ओनली देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कैपेबल होंगे और गैमेट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड सेल ही क्यों डिवाइड कर पाते हैं, तो उस पे देखते हैं हम। तो बोल रहे हैं ओनली स्पेशलाइज्ड सेल डिवाइड बिकॉज मोस्ट सेल्स आर डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो सेल है जैसे कि आंख का सेल, नाक का सेल, कान का सेल, ये जो है ये अब स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं और इनको पता है कि वही काम इन्हें करना है। तो कुछ ही सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो डिवाइड करते हैं, वो कौन से हैं ये तो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन है सेल ऑफ ह्यूमन विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड इज कॉल्ड, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे सर, जय माता दी है ना। तो बताओ कि कौन सा सेल है जिसके पास एबिलिटी टू डिवाइड होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए हैं, ज्यादा काम नहीं बचा। चलिए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है, प्लांट और फंजाई या फंगी जो भी आप बोलते हैं उससे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आया है 2023 में, 2020 में, 2021 में। थक गया यार, है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको, गधो उठो और पढ़ो चलो। तो क्वेश्चन है, ए पार्ट पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। हमें पता है ब्रायोफाइलम के लीव्स के मार्जिन्स में बड्स होते हैं, वो जब बड्स गिरेंगे, जहां जहां गिरेंगे वहां से नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा। नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेनिरा, तो प्लेनिरा में कौन सी होती है, हमें पता है रीजनरेशन होती है। व्हेन कट इनटू मैनी पीसेस, जितने पीसेस में आप इसे डिवाइड करोगे उतने नए प्लेनिरा उगते जाएंगे। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स, बताना है जो राइजोपस है उसका जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर बनाता है। और बताओ उसमें कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, पता है। चलिए अगर कुछ है तो देख लेते हैं, है तो सही है कुछ ना कुछ भाई, सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ, सब मिलेगा। तो ये है पत्ता, पत्ता गोभी है क्या, नहीं, ये है पत्ता किसका, ब्रायोफाइलम का। और इसके साइड पे आप देख सकते हो बर्ड्स लगे हैं, जब ये बर्ड गिरेंगे जहां पे, वहां पे नया ब्रायोफाइलम उग जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये है राइजोपस, ठीक है, फंगस। इसमें यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पोर के, इसके अंदर स्पोर बने, जैसे ये ब्रस्ट हुआ यहाँ से स्पोर गिरेंगे, ये तो ओरिजिनल इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक यहाँ पे लगाई हुई है। स्पोर जैसे ये गिरेंगे जाके अगर ऐसी जगह गिरेंगे जहां पर मॉइस्चर वगैरह होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी इसके लिए, तो वहां पे ये आगे ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज स्पोर फॉर्मेशन। अभी तो इतना ही पूछा है, स्पोर फॉर्मेशन में पूरा होगा तो उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे यार, ऐसी कौन सी बात है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए सर हम, क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए सर। चलिए रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म कौन होते हैं भाई, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बोल रहे नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड। बताओ एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, तो बता देना, कार्पल पिस्टल और स्टेमन, ठीक है। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। कुछ इस तरीके का वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें नीचे होती है ओवरी, ये है स्टाइल, किसका स्टाइल, बाबूराव का और ये है स्टिग्मा, किसकी माँ,
बाबूराव की नहीं, स्टिग्मा। क्वेश्चन मैंने लिखा कितनी बार आया है, इन्फिनाइट बार। कितनी बार आया है, इन्फिनाइट बार। तो मतलब रिपीट होता ही रहता है। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो था 2021 और 2019 का। अदरवाइज जो है इसके पार्ट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछा ही जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सेम ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अरे ये क्या कहना चाहता है, ये इधर क्या कर रहा है, इसका क्या नाम रखें, ये है चंद्रमुखी। कौन है, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी जी ये बोल रही हैं कि भाई साहब इंसान लोगों अपना काम करो, मेरे पुर्जे और मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से तुम्हें क्या लेना देना। तो भाई गुस्ताखी माफ है, पर अब पेपर में आएगा तो हमें पढ़ना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नेम टू बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पिछली बार का पेपर अगर आप देखोगे 2025 का, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा हुआ था बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर इसकी एग्जांपल्स। तो भाई इसकी एग्जांपल्स जो हैं क्वेश्चन मार्क कर लो और आंसर कमेंट सेक्शन पे सीक्वेंस में आने चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी अगली वीडियो आएगी, नहीं तो अगली वीडियो को लटका देंगे 3-4 दिन के लिए, और अगर बिल्कुल नहीं आया तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, धमकी है। चलिए यार इधर देखिए, अब क्या है, अब ये कहां से बीच पे आ गया। तो यार आपको पता है मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता हूँ। तो 10th क्लास वालों, 11th क्लास वालों, 12th क्लास वालों, भाई आप चाहे ग्रेजुएशन में हो या जहां भी हो, है ना, जो भी आप कुछ कर रहे हो, नौशहरा में जो भी बच्चे हैं या बाहर जितने बच्चे हैं, तो मैं यार उनसे इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि एग्जाम मंथ आ गए हैं, न्यू ईयर का हर किसी ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन ले लिया है, और आप लोग भी अब भाई टिक जाओ एक जगह। मतलब घर में एक कमरा ढूंढ लो कोने में, जिस कमरे में कोई भी घर गेस्ट आता है, कोई भी भाई बहन है, कोई भी नहीं घुस पाए, ठीक है। वहां पे मजे से फोन शोन बंद करके, और अगर फोन यूज करना है तो इंस्टा वगैरह डिलीट करके, सब कुछ डिलीट करके सिर्फ पढ़ाई वाला कंटेंट रख के वहां पे बैठ जाओ और वहां पढ़ना चालू कर दो। अब अगर आपके घर में वो फैसिलिटी नहीं है, पहली बात तो घर पे ही करो। अगर वो नहीं है तो लॉजिकल मास्टर जी की जो लाइब्रेरीज है नौशहरा में, 2 ब्रांचेज हैं, एक वार्ड नंबर 1 में नियर एसबीआई बैंक, और एक वार्ड नंबर 9 में, ठीक है। वार्ड नंबर 9 वाली जो ब्रांच है वो बच्चों के ऑलमोस्ट स्कूल्स के पास ही है, ठीक है, और कॉलेज के भी पास है। तो बच्चे आप सब यहाँ पे आ सकते हो, आके डेडिकेटली अपना 1-2 मंथ जो है वो अच्छे से दे दो। मेन पर्सपेक्टिव यही है कि भाई आपके मार्क्स आने चाहिए। इसे एज अ एडवर्टाइजमेंट मत लेना, इसे इस तरीके से लो कि भाई आपके लिए कुछ कह रहा हो। एक बार आप वहां जब जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके साथ बाकी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बेनिफिट है लाइब्रेरी जाने का? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप घर से सुबह निकले, 6 घंटे के लिए अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो, 8 घंटे के लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो, या 4 घंटे के लिए आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि जैसे स्कूल जाते हैं ना वैसे पता होगा, या ट्यूशन जाते हैं वैसे पता है कि मैं घर से निकल गया हूं और अब वहां जाके सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। और अगर घर में रहेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। और दावे से कहता हूं जब लाइब्रेरी जाओगे तो पता चलेगा आपकी क्लास के टॉपर्स ना वहां बैठे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो भाई कर लो ज्वाइन, ठीक है। फैसिलिटी आपके लिए है नौशहरा में तो इसका यूज कीजिए। जिस जगह पे नहीं है उन लोगों से पूछिए, वो कमेंट कर करके बोलते होते हैं कि भैया यहाँ भी लाइब्रेरी खोल दो। तो ऑफर क्या चल रहे हैं, कुछ बच्चे, सबको पता है जेकेएसएसबी का भी एग्जाम कैलेंडर आ गया और 11th 12th वालों के भी एग्जाम कैलेंडर आए हुए हैं, मतलब डेट शीट आई हुई है। तो इसके लिए न्यू ईयर के कुछ हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ओवरऑल ऑफर है, मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है वो ये है, और इसमें सभी में रिजर्व सीट्स हैं, आपकी सीट्स को कोई छेड़छानी नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए इस सबको बातों को छोड़ते हैं और हम आगे अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई साहब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लेसेंटा और यूट्रस से, ठीक है। प्लेसेंटा और यूट्रस से, ठीक है। यूट्रस मतलब मदर की वोम, कोक, माँ की कोक जिसके अंदर बच्चा होता है, और प्लेसेंटा कनेक्टिंग ब्रिज मदर और बेबी के बीच में, क्योंकि बेबी डायरेक्ट खाना तो नहीं खा सकता ना, तो जो भी खाना होगा इस प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है वो जाएगा, वेस्ट जो होगा वो वापस आएगा। क्वेश्चन है प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द फीटल डेवलपमेंट। भाई अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो बच्चा खाएगा कैसे, न्यूट्रिशन कैसे लेगा, वेस्ट मटेरियल कैसे बॉडी से आउट करेगा, तो इसलिए एसेंशियल तो आई है। यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थोड़ी देर पहले बताया था, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओवम को स्पर्म मिल जाए, तो उसके बाद जो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो डिसेंड होके आएगा कहां पे, यूट्रस में। यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है, सो दैट ये वहां पे इम्प्लांटेड रहे। अगर वो लाइनिंग ही गिर जाएगी तो जाइगोट बाहर आ जाएगा,
ठीक है। 2012, 2018, 2017, 2012, 2022, 2026 में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, क्या आ सकता है और क्या है। तो चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे होगा एग, और अगर स्पर्म एंटर किया तो स्पर्म यहाँ पे फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट डिसेंड करके इधर से नीचे की तरफ आएगा, और आने के बाद ये जो लाइनिंग है ये वाली, इस लाइनिंग के ऊपर इम्प्लांट हो जाएगा वाया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से लेके एक ब्रिज, एक ट्यूब सी जो बच्चे के बेली बटन में, नेवल रीजन में जो है वो कनेक्टेड होती है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। जब एक न्यू बॉर्न होता है तो आपने देखा होगा कि बेली बटन के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2019, 2017, 2016 में आया हुआ है। ड्रा नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आपने अभी देखी है, वो आपको बनानी है। लेबल कौन कौन से पार्ट्स करने हैं। द पार्ट विच प्रोड्यूस एग, ओवम कौन बनाता है, ओवरी, ठीक है। और द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फिलोपियन ट्यूब। अगर इससे भी डीप आ रहे हैं तो आप बोलोगे एम्पुलरी रीजन ऑफ फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब के भी आगे रीजन होते हैं, मतलब डिवाइड किया हुआ है अन्य पार्ट्स में। नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज। तो ये क्वेश्चन ना ध्यान रखना यार, कि अगर कोई भी एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर मेल पार्टनर को होती है और फीमेल पार्टनर को अगर वो स्पर्म या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो ट्रांसफर जाती है, तो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो वो पार्ट भी है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसे ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर सी क्या लिखा है, व्हाट आर, मतलब क्वेश्चन तो वही है पार्ट सी, व्हाट आर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, गिव एनी टू रीजन फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकेंगे, और बोला है कि दो कोई मेथड बताओ। तो चलिए इस पे डिस्कस करेंगे, सब कुछ यहीं मिलेगा भाई, सब कुछ यहीं मिलेगा। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आने की वजह से अगर कोई बीमारी लग जाए तो उसे बोलेंगे एसटीडी, ठीक है। डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मेल या फीमेल पार्टनर में से कोई इन्फेक्टेड है, उसको बीमारी है, तो उसकी वजह से अगर दूसरे पार्टनर को कोई बीमारी हो जाती है तो इसे हम एसटीडी कहेंगे। एसटीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये याद करके जाइएगा। कॉमन एसटीडी कौन कौन सी है, गोनीरा, साइफेलिस, एड्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ बैक्टीरियल कौन सी हैं, तो ये जो पहली दोनों है ये बैक्टीरियल है, और कौन कौन से बैक्टीरिया ने की है उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एड्स जो है, एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें पर्सन को, इसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। तो ये सब नॉलेज बच्चों को होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का काम है आप तक ये नॉलेज अभी पहुंचाना। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है कि अगर सेक्सुअल इंटर किसी पर्सन को है, उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में आने की वजह से आपको हो सकती है। अगर किसी पर्सन को है तो उसमें यूज की हुई सिरिंज या कोई भी ऐसी चीज जो उसके ब्लड में कंटैक्ट आई आपके साथ आ जाएगी तो आपको हो सकती है। जैसे कि बार बार जो रेजर यूज करते हैं, है ना, उसकी वजह से, या डॉक्टर जो सिरिंज यूज करते हैं, या टैटू मेकर्स जो टैटू बनाते हैं, अगर उस पर्सन को एड्स थी तो आपको भी हो सकती है। तो इसमें पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम ही तो फाइट करता है हर चीज से, तो अगर इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया तो मतलब कोई भी बीमारी निकलेगी तो सबसे पहले एड्स वाले पर्सन को होगी। इसी वजह से इसका कोई क्योर नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल इसमें डेड होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। एड्स कौन कराता है, तो एड्स जिस वायरस की वजह से होती है उस वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब आ गया कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड। तो अब बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है, मतलब कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आए और आप नहीं चाहते कि फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले कंट्रासेप्टिव मेथड में है द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होती है, वुमेन में प्रेगनेंसी को रोकना। पहला मेथड है बैरियर मेथड, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बीच में कोई बैरियर ले आओ। तो उसके लिए जो सबसे कॉमन मेथड यूज किया जाता है वो होता है यूज ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। इसकी वजह से एसटीडी नहीं होगी, मतलब कि एड्स, गोनेरिया, साइफेलिस फैलने के चांस बहुत कम है, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल तो करेगा ही। और केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड में आगे कि ओरल पिल्स का यूज करना, ठीक है। तो ओरल पिल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, फीमेल जो है वो इसे इनटेक कर सकती है, और मेल जो है वो बहुत सारी मेडिसिन का यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेगी
कि इट चेंजेस हार्मोनल बैलेंस विच कैन कॉज साइड इफेक्ट। तो अगर आप कोई भी पिल वगैरह ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। तो नेक्स्ट जो है बर्थ कंट्रोल का मेथड वो है आईयूसीडी। आईयूसीडी की फुल फॉर्म पूछेंगे, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यूट्रस के अंदर अगर कोई डिवाइस जो है फीमेल जो है वो इंसर्ट करे जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाए, तो बड़ा कॉमन सा डिवाइस है। कॉमन सा तो नहीं है, मतलब यहाँ पे तो इतना वो यूज नहीं किया जाता, मतलब नॉर्मली ज्यादा तो जो कॉमन है वो बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्डम्स का यूज किया जाता है, बट ऐसे जो है वो होता है कॉपर टी, इस शेप का जो होता है, आप कह सकते हैं कि टी शेप का जो है ये कॉपर की रिंग सी होती है या टी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या है कि जो यूट्रस के अंदर जो है फीमेल इंसर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ ओवम पड़ा ना, तो इस वाले रीजन को ब्लॉक कर देगी और स्पर्म इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, और इससे इरिटेशन हो सकती है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल चीज डालोगे तो उससे इरिटेशन तो होगी। सर्जिकल मेथड अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, वास्कोटॉमी और ट्यूबकोटॉमी, ब्लॉक कर देना या कट कर देना। वास डिफरेंशिया को, वास डिफरेंशिया क्या होती है, मेल के अंदर जो ये स्पर्म कलेक्टिंग वाली कैरिंग वाली डक्ट है, इसको यहाँ से कट कर दिया या ब्लॉक कर दिया। और ट्यूबकोटॉमी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिलोपियन ट्यूब, अगर यहाँ पे ओवम पड़ा तो यहीं से इसको ब्लॉक या कट कर दिया, इसको बोलेंगे ट्यूबकोटॉमी। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा चैप्टर यार। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया जी, आगे आ गया जी, क्या आ गया, चलिए देखिए, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स तो अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी किए। सीबीएसई 2017, 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन आया है, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कोई 3 टेक्निक्स बताओ जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अभी वही डिस्कस करके आए हैं, तो सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया, विच वन ऑफ दीज टेक्निक इज नॉट मेंट फॉर मेल्स। तो जितने पढ़े हैं उसमें से मेल्स के लिए कौन सी नहीं है, तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई ट्यूबकोटॉमी जो है वो सर्जिकल मेथड है जो फीमेल्स के लिए होता है, मेल के लिए नहीं है। हाउ डज द यूजेस ऑफ दीज टेक्निक्स हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ फैमिली। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हम इन चीजों का यूज करेंगे, बैरियर मेथड का या किसी भी तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे, तो हेल्थ पे और फैमिली की प्रोस्पेरिटी के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा। हेल्थ पे यही है कि वुमेन जो है अगर बार बार प्रेग्नेंट होने लगी तो बीमार हो जाएगी, है ना, और उसकी हेल्थ, क्योंकि ये एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म, और कह सकते हैं ना कि किसी ने मुझे कहा था कि भाई वुमेन को जिस चीज से गुजरना पड़ता है, कि मतलब हम अगर अपने पॉकेट में एक आधा केजी का पत्थर डाल के दिन पूरा घूमें तो हम थक जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी, और 9 मंथ के पीरियड के लिए उसे अपनी वोम के अंदर एक बच्चे को रखना है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट और हेल्थ रिस्की चीज है ये। तो इसलिए हेल्थ पे तो अगर ये मेथड का यूज किया जाएगा तो हेल्थ वुमेन की ठीक रहेगी, और फैमिली प्रोस्पेरिटी पे क्या है उस पर अभी हम देख लेते हैं क्या है। आय हाय 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 सर, ऐसी स्लाइड्स लाया करो ना, है ना। तो वही बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड का यूज करके हम रोक सकते हैं। टेक्निक जो मेल के लिए नहीं है, मैंने आपको बताया ट्यूबकोटॉमी, और प्रिवेंट करेगी अनवांटेड प्रेगनेंसी, इंप्रूव मदर हेल्थ, मदर की हेल्थ तो ठीक होगी। इसके साथ साथ फैमिली प्रोस्पेरिटी पे क्या कि हेल्प इन बेटर अपब्रिंगिंग। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो हम उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनकी पढ़ाई वगैरह का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम दो हमारे दो, और छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ज्यादा बच्चे करोगे तो मोटा खर्चा होगा। ठीक है, तो चिंटू भैया क्या कह रहे हैं, चिंटू भैया कह रहे हैं कि भाई ज्यादा बच्चे करोगे तो मोटा खर्चा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच गए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेक्चर होने वाला है खत्म। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो राइजोपस वाला केस हमने पढ़ा हुआ है, तो डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। 2017, 2015, 2020 और 2022 में देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया होगा ये, है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन पे पूरा हम देखे हैं। ओए होए 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 होए, कौन है ये, नहीं पता? अरे ये है बुड़बक, बुड़बक, और इसको लग गई है ठंड। सब बोल रहा है कि भाई बस करो, लेक्चर बंद कर दो, ठंडी हो गई है, आंखें बाहर निकल आई हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लेक्चर को आगे देखते हैं।
थोड़ी देर रुक जाइएगा, थोड़ी सा देर बस। चलिए, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर केस के अंदर से स्पोर निकलेंगे और जाके जिस जगह पे पड़ेंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो नया वहां से राइजोपस बन जाएगा। वो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट पेरेंट प्लांट बनाता है जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोर। तो ये जो चीजें हैं ये है स्पोर्स। जब ये स्पोर केस फटेगा, व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट, इसके अंदर से स्पोर निकलेंगे, ठीक है, हवा में जाएंगे। व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, जब ये जाके ब्रेड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर पड़ेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि इनको डैम्प और वार्म कंडीशन चाहिए, ये जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट बनाएंगे। एग्जांपल आ गई राइजोपस। इसी तरीके से आपने लिख के आना है, ये वाली डायग्राम अगर बना दोगे तो मार्क्स मिलेंगे। और पेपर में कोशिश करना हर क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको आती है। नहीं भी आती तो कुछ सोच के बना देना यार, अच्छी रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन 2020, 2017, 2015 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फिर से क्वेश्चन है। नेम टू इन्फेक्शन दैट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन, लिस्ट टू एग्जांपल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वाली आपने डिजीज बतानी है, ठीक है। बोले 2 एग्जांपल बताओ, एक बताओ बैक्टीरियल की और एक बताओ वायरल की। वायरल की हमें पता है एड्स, बैक्टीरियल की साइफिलिस या फिर गोनेरिया। आंसर दे दिया। हाउ कैन दीज इन्फेक्शन बी प्रिवेंटेड, किस तरीके से इन्हें प्रिवेंट किया जाता है? बाय बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज करके, ठीक है। अब एसटीडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा तो हमने पढ़ा है पर थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोलते हैं एसटीडी। डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जब आप आओगे सेक्सुअल कांटेक्ट में तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। कॉमन एसटीडी है गोनीरा, साइफिलिस और एड्स। ये बैक्टीरिया करवाएगा, ये भी बैक्टीरिया कराएगा और ये होगी वायरस की वजह से, ठीक है। अब ये जो है गोनेरिया में पर्सन को अगर ये बीमारी हो जाए तो उसकी बॉडी में किस तरीके से जो इन्फेक्शन होगी वो दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि आवर सोल पर्पस इज टू एजुकेट यू गाइस। हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोग एजुकेट हो अच्छे से और आपको पता हो कि इन सबके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं इन इन्फेक्शन को? कॉन्डम्स का यूज करके ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो गोनीरा वगैरह के केस में जो है वो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेगा तो ये वाली बीमारियां जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली हैं वो नहीं होंगी कम से कम। एंड अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हो तो वो आपका हस्बैंड या फिर एक ही पार्टनर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल पार्टनर्स के आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हैं तो किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो और उससे आगे लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टेस्ट सीरीज का आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो तभी टेस्ट सीरीज लाएंगे, है ना, धूम धड़ाक वाली। अगर सोचो भाई सीरीज में इतना मेहनत है तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, और इससे बाहर आपको लगता कुछ आएगा? ये जब एक बार लेक्चर खत्म करते हो, ये एक बार जब लेक्चर आप खत्म करते हो तो क्या आपको लगता है कि तनिक भी बाहर से आएगा? मतलब 13 क्वेश्चन के चक्कर में ना मैंने आपको 13 × 5 कर लो, उतने क्वेश्चन करवा दिए कम से कम, ठीक है। और लॉजिकल मास्टर जी, जो बच्चे 10th में हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 9th क्लास का बच्चा देख रहा है या 10th क्लास का बच्चा कोई हमारे सबसे खतरनाक वाले नोट्स लेना चाहता है, बुक लेना चाहता है, तो हमने अभी रिसेंटली विज्ञान 10th और विज्ञान 9th करके बुक जो है वो चिल्ड्रंस डे पे लॉन्च की थी। चिल्ड्रंस डे पे लॉन्च इसलिए की थी क्योंकि ये बुक जब आप खोलोगे तो अंदर लिखा होगा दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू गाइस। आप सबको डेडिकेट की है ये मैंने बुक। और जिन बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं दे नो द वैल्यू ऑफ 10th क्लास बुक। 9th क्लास की अभी नई बुक लाई है, तो जो बच्चे अब 9th में जाने वाले हैं या 9th में हैं उन्हें ये बुक चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। कौन से नंबर पे? 7889427760 पे, ठीक है। तो ये है हमारे उस्ताद साहब, है ना, हम तो इन्हीं की छत्र छाया में काम करते हैं, ओके। तो इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ बुक पकड़ी हुई है और ये बच्चों ने भी बड़े अच्छे से यहाँ बुक पकड़ी हुई है। तो ऐसी बुक ना जब कोई पढ़ेगा ना, ये बुक बोलती है, समझ रहे हो, कि जब पढ़ोगे ना तो लगेगा मैं नहीं बुक ही बोल रही है, वहां पे लगेगा कि आर्यन सर बोल रहे हैं अंदर से, बुक बड़ी मेहनत लगी है। तो अगर चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने में अच्छी है, एग्जाम में भी इसी से आता है। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।